बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं जी। पिछला लेक्चर आपको सबको याद होगा, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ये पॉइंट हमने कहा था जी, जो रिज़ल्ट होते हैं मैकेनिकल टेस्ट्स के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो सॉलिड पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हार्डनेस, सॉफ्टनेस या कोई इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इस तरह की ये हमने बात की थी पहले भी। तो मैकेनिकल टेस्ट जब चीज़ों के करते हैं कि कोई चीज़ कितनी सख्त है या लचकीली है या गैर लचकदार है, तो उसके फिर जो रिज़ल्ट्स आते हैं आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल ज़बान में हम उनको स्ट्रेस और स्ट्रेन के लफ्ज़ों में, और एक और चीज़ भी है इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, वो भी बाद में बात करते हैं, इनके लफ्ज़ों में बयान होते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं जी स्ट्रेस की। ये चीज़ें कुछ आप जानते भी हैं। पहले स्ट्रेस किसे कहते हैं? पहली तो बात ये कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कोई भी शय जो डीफॉर्मिंग फोर्स के तहत होगी हम कहेंगे वो स्ट्रेस की हालत में है। डीफॉर्मिंग मतलब चेंज इन शेप और लेंथ और वॉल्यूम। तो फिर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कह रहा हूँ? डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्म करने वाली, यानी चेंज इन शेप या लेंथ या वॉल्यूम करने वाली फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है बच्चों स्ट्रेस। इसको सिग्मा से ज़ाहिर करेंगे, स्मॉल सिग्मा से। यही कुछ है। मैंने लिखा डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किताब वाला कह रहा है दी फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये जो चेंज इन शेप, लेंथ या वॉल्यूम है, यही तो है डीफॉर्मेशन। तो ऐसी फोर्स जो डीफॉर्मेशन करे वो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है। सिंपल बात हो गई। तो स्ट्रेस होता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट उसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वजह आपके सामने है क्यों, और उसको पास्कल भी कहते हैं, और डायमेंशन भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैसे क्यों निकालनी है फोर्स पर यूनिट एरिया की, आपको पता है। आगे बच्चों टाइप्स हैं स्ट्रेस की, और 3 टाइप्स लिखी हैं किताब वाले ने। आपकी टेक्स्ट बुक पे भी उसने शुरू में तो ये टेंसाइल का लफ्ज़ ही यूज़ किया है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, और आप भी पेपर में ये यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत तो नहीं करेगा। लेकिन बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस जो लिखा है इसने लिखा जब चेंज इन लेंथ हो, ऐसा स्ट्रेस जो सिर्फ चेंज इन लेंथ पैदा करे तो टेंसाइल कहलाता है। असल में ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा असल, ज़्यादा अच्छी बात कुछ यूँ है कि वो जो चेंज इन लेंथ पैदा करता है उसको आप लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस जो है वो बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है या लीनियर स्ट्रेस जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको मैंने कहा, या लीनियर स्ट्रेस जो है, लीनियर स्ट्रेस जो है उसकी फिर 2 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? एक है टेंसाइल, जब लेंथ चेंज हो तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस है, LINEAR। और टेंसाइल भी होता है और वो कंप्रेसिव भी होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ की लेंथ चेंज हो अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो बच्चों ये मेरे पास मार्कर है तो मैं इसको बाहर को खींचते हुए भी इसकी लेंथ अगर मैं बढ़ा सकूं तो बढ़ा दूंगा, और इसको मैं बाहर से अंदर को दबा के भी इसकी लेंथ जो है चेंज कर सकता हूं। तो दोनों तरह का होता है। किताब वाले ने टर्म वैसे इसके लिए यही यूज़ किया, चेंज इन लेंथ हो तो ऐसा स्ट्रेस कहलाता है टेंसाइल। आप भी यही याद रखिएगा वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये असल में लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस है, जो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी। टेंसाइल का मतलब बाहर को फैलना, और कंप्रेसिव का मतलब अंदर को दबाव वाला। ये बात टेक्स्ट बुक पे बाद में कहीं जाके उसने आगे लिखी है। मैं थोड़ी सी बात अभी उम्मीद है कि मैं आपको याद रहेगा तो बता भी दूंगा, वो दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक से, लेकिन फिलहाल आप अपनी नोट्स वाली बुक पर जारी रखेंगे। तो टाइप्स 3 है जी स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस है, when a stress changes the length of a body it is called tensile stress, या लॉन्गिट्यूडनल बेहतर है या लीनियर बेहतर है। और वो 2 तरह का होता है, मैंने बताया। टेंसाइल भी हो सकता है, लेंथ बढ़ भी सकती है, और कंप्रेसिव भी हो सकता है, लेंथ कम भी हो सकती है। तो लेंथ की तब्दीली को वाले स्ट्रेस को सिर्फ टेंसाइल किताब पे लिखा हुआ है, आपने याद रख लेना है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा एक्यूरेट मैंने बता दिया। आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जी, तो कहता है व्हेन ए स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी तो इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वो भी दोनों तरह का हो सकता है। वॉल्यूम अप्लाइड फोर्स की वजह से फैल भी सकता है,
और बाहर से दबाव डाल के सिकुड़ भी सकता है। तो दोनों तरह का ही होता है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी, एक्सटेंसिव स्ट्रेस भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, तो वो भी दोनों किस्में हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल वॉल्यूम चेंज हो तो वॉल्यूम स्ट्रेस है। और शियर स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन शियर का मतलब चेंज इन शेप लेंगे आप, तो व्हेन दी स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ ए बॉडी तो इट इज़ कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ये मसलन कैसे होता है अभी आगे चल के हम स्ट्रेन में इसी बात को करने वाले हैं। शियर स्ट्रेन में जब पढ़ेंगे तो शियर कैसे चेंज इन शेप हो सकता है कि लेंथ भी ना चेंज हो, वॉल्यूम भी नहीं, फिर भी शेप चेंज हो, अभी बात करते हैं उसकी। तो ये बच्चों स्ट्रेस का हमने बयान कर दिया। आगे है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मटेरियल व्हेन ए स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। सिंपल, क्या है स्ट्रेन? ये स्ट्रेस की वजह से जो किसी बॉडी में डीफॉर्मेशन होती है उसकी पैमाइश को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो डीफॉर्मेशन होती है, कितनी ज़्यादा हुई, बॉडी का ओरिजिनल साइज़ या लेंथ जो थी या वॉल्यूम जो था वो तो जितना भी था, उस ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम के लिहाज से तब्दीली कितने गुना आई है। तो फ़लाँ चीज़ के लिहाज से फ़लाँ चीज़ कितने गुना है, फ़लाँ चीज़ के लिहाज से फ़लाँ चीज़ कितने गुना है, उसके लिए हम रेशो यूज़ किया करते हैं। आपको पता है 12 जो है वो 3 के लिहाज से कितने गुना है, तो 4 टाइम्स है। रेशो से पता चल गया 12 जो है वो 3 के लिहाज से 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब है हम रेशो से पता चल गया कि कौन किसके लिहाज से कितना है। या 3 और ओवर 12 है तो 1/4 है कि ऊपर वाला नीचे के मुकाबले में 1 हिस्सा है तो नीचे वाला उसके मुकाबले में 4 गुना है। अच्छा, ऐसे ही ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से किसी चीज़ में तब्दीली कितनी आई थी डीफॉर्मेशन के दौरान, तो कितने गुना ये चीज़ इसका कितना हिस्सा है, कितने गुना है, तो इसके लिए रेशो यूज़ करते हैं। इसी को एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जिसको किताब वाले ने यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन लिखा है। तो लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और आपकी किताब के लफ्ज़ों में टेंसाइल स्ट्रेन। और ऐसे ही चेंज इन बच्चों वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो अभी पढ़ने लगे। और इन दोनों फार्मूलों से अभी पीछे लेंथ की स्ट्रेन वाला भी लिखा, यानी टेंसाइल स्ट्रेन जिसको बुक पे लिखा, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दोनों से पता चला कि कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, क्योंकि ऊपर भी मीटर, ऊपर वॉल्यूम है तो ऊपर भी मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, या ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ भी लेंथ ही होती है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये 2 चीज़ें, तो ये 2 स्ट्रेन की हमने टाइप्स तो साथ ही देख ली। स्ट्रेन की डेफिनेशन कर दी थी, और उसके बाद क्या कहता है कि इट हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ ए रेशो ऑफ द सेम क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी वही 3 हैं, वही 3 जो स्ट्रेस की थी वही स्ट्रेन की हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही तो स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन है क्या, अभी डिफाइन किया था, स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आती है उसकी तब्दीली, उसकी मेजरमेंट को स्ट्रेन कहते हैं। तो इसकी भी वही तीनों टाइप्स हैं बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और शियर स्ट्रेन है। पहली तो दोनों मैंने समझाई दी हैं, मैंने सिखाई दी हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी ये वजह है जी, लेंथ चेंज हुई है, ये 2 फोर्सेस साइडों पे लगी हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेन हुई है, और ये बाहर से दबा के को वॉल्यूम कम कर दिया या चेंज कर दिया तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जो कंप्रेशनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। कंप्रेशनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और फैला के भी वॉल्यूम हो सकता है, एक्सटेंसिव स्ट्रेन हो सकती है, बाहर ये कंप्रेशनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। आगे शियर स्ट्रेन की बात करने लगे। शियर स्ट्रेन की बात इधर से डेफिनेशन वगैरह बाद में देखते हैं, पहले एक सिचुएशन देखिए। ये बच्चों सिचुएशन मैं आपको पहले समझाता हूँ कि एक हमारे पास एक क्यूब शेप की बॉडी थी। क्यूब, आपको क्यूब का पता है कि क्यूब की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। ओरिजिनली तो बॉडी की ये सूरत हाल थी। हमने इस पर बच्चों यूं 2 फोर्सेस इस तरह से लगाई, एक फोर्स इधर को लगा दी और एक फोर्स इधर को लगा दी, टेंजेंशियल जैसे होती हैं, इस तरह से 2 फोर्सेस लगा दी, F और F'। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस के तहत हुआ ये कि बॉडी की ना तो किसी साइड की लेंथ कुछ कम या ज़्यादा हुई, ना ही कोई वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा हुआ। कोई साइड की लेंथ नहीं चेंज हुई तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये फोर्सेस ऐसे लगी हैं कि ये बॉडी थोड़ी सी खिसकाव का शिकार हो गई। कुछ ये हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये देखिएगा, ये इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन या टेढ़ापन आ गया इस बॉडी में। ये जो ब्लैक है मैं इसको थोड़ा थोड़ा मिटा भी हल्का हल्का इसके डैश डैश से दिखा देता हूँ। ओरिजिनली बॉडी पहले इस शेप में थी, ये जो ब्लैक दिखाई है, और अब इन फोर्सेस की वजह से ये थोड़ा थोड़ा खिसकाव आ गया। लेकिन ये सिचुएशन बनी है।
और कितना खिसकाव आया है, कितना बॉडी टेढ़ी हुई है, लंबाइयाँ सारी उसी तरह ही हैं जी, सेम है, कोई उनमें नहीं कोई चेंज आई, लेंथ और वॉल्यूम वगैरह सारे उसी तरह ही हैं। अब ये बॉडी कितनी टेढ़ी हुई है, किस दर्जा टेढ़ी हुई है, तो सिंपली ये एंगल थीटा अगर मेजर कर सकें तो बच्चों बड़ी आसानी से, थोड़ा थीटा है तो इसका मतलब है थोड़ी स्ट्रेन हुई है, थोड़ा चेंज आई है, ज़्यादा थीटा पर बॉडी खिसक गई है तो इसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रेन हुई है। ये एंगल थीटा की पैमाइश अगर हो जाए तो ये हमें दे देगा कि कितनी ज़्यादा बॉडी टेढ़ी हुई है, उसकी चेंज इन शेप कितनी ज़्यादा हुई है, शेप चेंज हुई है ना, सीधी खड़ी थी, सीधी 90 के एंगल थे, अब मुड़ गई है थोड़ी सी इधर को, लेंथ वगैरह कोई नहीं चेंज हुई। और थीटा की पैमाइश कैसे करें, तो अगर हम दो लंबाइयाँ माप लें, ये वाली इसको ए कह दें और ये वाली लेंथ है इसको डेल्टा ए कह देते हैं, इतनी इतनी ये डेल्टा ए और ये वाली ए, तो अगर हम इनको माप लें तो कहीं याद करें, थीटा की पैमाइश आप कर सकते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके सामने, और बच्चों इसका ये वाला जो है ये बेस है, थीटा के साथ वाली बेस होती है और सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूस है, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, पता है सब जानते हैं। यहाँ से इजीली थीटा मिल जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स डेल्टा ए ओवर ए, ज़ाहिर है यूँ इस तरह से कितनी ज़्यादा स्ट्रेन हुई है, चेंज इन शेप, कितनी बॉडी टेढ़ी हो गई है, तो इस तरह मेजर हो सकता है। इसी वजह से, क्योंकि tan थीटा वाले फार्मूले से हमें बॉडी की किस दर्जा टेढ़ी हुई है पता चल सकता है, तो इस वजह से इसी को ही कहा गया, इसी tan थीटा को ही कहा गया, गैमा से ज़ाहिर किया गया, इसी को कहते हैं shear स्ट्रेन। सिंपल सी बात थी जी, ये हमने देख ली। लेकिन इसमें एक चीज़ छोटी सी, जैसे आपकी नोट्स वाली बुक पे डेफिनेशन भी दी है इसकी shear स्ट्रेन की, वो भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि ये जो shear स्ट्रेन है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये वो वाला एंगल है, shear स्ट्रेन उस एंगल की पैमाइश है, उस एंगल की पैमाइश है जो कितना घूमी ये वाली साइड कितना घूमी है बॉडी की डिफॉर्मेशन के दौरान, उसकी पैमाइश को कहेंगे shear स्ट्रेन। ये साइड कौन सी है, जो एक फिक्स साइड के परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड फिक्स यानी इसकी कोई चेंज नहीं आई, ये तो सीधी इसी यूँ थी हॉरिजॉन्टल, इसी तरह ही आगे चली गई, इसी तरह रही। ये फिक्स साइड जो थी उसके परपेंडिकुलर कोई साइड कितने एंगल पर घूम गई है, उसी एंगल की पैमाइश को shear स्ट्रेन कहते हैं। बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों में आपकी बुक पे कहता है कि इट इज़ द एंगल टर्न्ड बाई ए लाइन परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड फेस, जो फिक्स कोई फेस था उसके परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन, ये वाला हिस्सा, ये जो सीधा इधर गया है, उसके परपेंडिकुलर वाली साइड किस एंगल पर घूम गई है, उसको कहते हैं shear स्ट्रेन, और उसको गैमा से ज़ाहिर करते हैं। और वेयर थीटा इज़ इन रेडियन, ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट उसकी रेडियन है। और ये भी एक छोटी सी अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको सबको पता है इसका। मैं आपको याद भी दिला दूँ, चैप्टर नंबर 7 में ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में भी आपने इसका यूज़ किया था कि जब आपने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, तो कहा था थीटा वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, और यही बात आपने फिर बाद में चैप्टर 9 में भी दो जगहों पे यूज़ की थी, पर्टिकुलरली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर वेरी स्मॉल थीटा tan थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा, ये फिर बाद में चैप्टर 10 में भी इस्तेमाल हुई थी जब आपने वो पढ़ी थी टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स, याद होगा। ये तीन जगहों पे कम से कम आपने देखी हुई है फर्स्ट ईयर में। तो थीटा वेरी स्मॉल है तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा माना जाएगा, तब shear स्ट्रेन थीटा ही कहलाएगी। तो ये भी छोटा सा पॉइंट था। ये हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजाहत कर दी है। आगे है बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। असल में आपकी किताब पे तो ये इकट्ठा एक ही टॉपिक वैसे चल रहा है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये अलग अलग होंगे, बल्कि हैं भी, आप देखेंगे बाद में एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें अकेला स्ट्रेस और उसकी तीनों टाइप्स पूछा गया है, या अकेला ये वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और उसकी भी तीनों टाइप्स। बच्चों जो तीनों टाइप्स स्ट्रेस की हैं और स्ट्रेन की हैं, वही तीनों टाइप्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी हैं। पहले तो ये है क्या भला, ये है क्या चीज़। हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, उसकी स्पेलिंग HOOKE, साइंटिस्ट के नाम पे हुक्स लॉ, HOOKE स्मॉल ई, ये मैंने लिखा है, अगर आपको समझ आ रही है वरना आप अपनी बुक पे भी लिख लीजिएगा। अच्छा, ये हुक्स लॉ जो है बच्चों, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट आपको पता है, आनी चाहिए कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंपल सी बात है भाई, जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा करते जाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। चीज़ को फैलाते जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं स्ट्रेन भी बढ़ रही है। ऐसा लेकिन कब तक होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी तो बॉडी
वहीं की वहीं जहाँ आपने टेढ़ी कर दी थी या फैला के छोड़ दी तो उधर की उधर रह जाएगी। जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस है उतनी ज़्यादा स्ट्रेन होती जाएगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनलिटी के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, उसको इक्वालिटी में चेंज करने के लिए सब जानते हैं। तो ये कांस्टेंट इधर आ गया, स्ट्रेन उधर जाके बटे के नीचे स्ट्रेस की आ गई, तो कांस्टेंट हुआ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है बच्चों, इस कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं या इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, इसका कुछ जिक्र चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर में वेव्स वाले चैप्टर में भी आया था कहीं, जब आपने न्यूटन्स थ्योरी एंड लैप्लासिस थ्योरी पढ़ी थी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के टॉपिक में इलास्टिक मॉडुलस का जिक्र आया था, वहाँ भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जिनकी प्रोपोर्शनलिटी है तो उनकी रेशो कांस्टेंट रहेगी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज एन इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी कांस्टेंट को इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और यूनिट इलास्टिक मॉडुलस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। क्यों? क्योंकि ऊपर है स्ट्रेस, उसकी हम पीछे देख चुके हैं, अभी पिछले पेजेस पे देखा है हमने स्ट्रेस की क्यों है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, सारी बात पता है हमें। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, उसकी वजह हमने देख ली है। अब फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ऊपर है स्ट्रेस, उसकी पास्कल, नीचे कोई यूनिट नहीं, तो मिलके क्या बनी? जस्ट पास्कल। यानी इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी वही यूनिट होती है जो स्ट्रेस की है, यानी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बता दिया कि क्यों है। आगे इसकी भी बच्चों वही तीनों टाइप्स हैं जो तीनों टाइप स्ट्रेस की या स्ट्रेन की थी। यानी आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक मॉडुलस होता है, उसका नाम अलबत्ता यंग रखा हुआ है, यंग के नाम पे, यंग साइंटिस्ट के नाम पे। तो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर इलास्टिक मॉडुलस, उसको यंग मॉडुलस कहते हैं। जब चेंज इन लेंथ हुई हो तो फिर ये वाली रेशो कहलाती है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। किताब के लफ्ज़ों में स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इसको कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इसको कहते हैं यंग मॉडुलस या फिर लीनियर मॉडुलस या फिर लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक मॉडुलस। तो क्या है? द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ किताब वाले ने यहाँ जाके कुछ सही टर्म यूज़ की है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 139, उस पर उसने यहाँ पे सही लिखा है, इस जगह पे पहुँच गए। इन द केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। ये है जो बात मैं शुरू से कह रहा था कि असल में अकेला टेंसाइल नहीं होता चेंज इन लेंथ, तो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी। लीनियर डिफॉर्मेशन में किस किस की रेशो? टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। लीनियर डिफॉर्मेशन में उनकी रेशो कहते हैं यंग मॉडुलस। तो ऊपर है फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, और नीचे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन जिसको किताब वाले ने टेंसाइल स्ट्रेन कहा है। तो किताब के लफ्ज़ों के मुताबिक टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन होती है यंग मॉडुलस, और यही आप पेपर में लिख दीजिएगा। पेपर चेकर को अमूमन यही चाहिए होता है। हालांकि टेक्स्ट बुक पे वैसे लिखा तो है कि लीनियर डिफॉर्मेशन दोनों तरह की हो सकती है, टेंसाइल भी कंप्रेसिव भी, ये बात याद भी रखनी है। और इसी तरह फिर अगली बातें हैं जी उसी तरह की। तो ये हो गया सिर्फ अगर लेंथ चेंज हुई हो किसी बॉडी की फोर्स लगने से या स्ट्रेस लगने से, तो फिर उस वक्त इलास्टिक मॉडुलस कहलाता है यंग मॉडुलस। और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो बच्चों उसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम चेंज हुआ है तो बल्क मॉडुलस, लेंथ चेंज हुई है तो यंग मॉडुलस। बाकी फार्मूला उसी तरह का ही है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, सिंपल। और उसको के से ज़ाहिर किया जाता है, के से बल्क मॉडुलस को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो फार्मूला खैर वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डिवाइडेड बाई वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसको थोड़ा रीअरेंज करके यूँ भी हो सकता है, बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल स्टेप्स सिंपल से हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स। ये वी ऊपर चला जाएगा, ये ए नीचे आके डेल्टा वी के साथ आ गया, सिंपल सी बात है। तो यूँ फार्मूला बनता है बल्क मॉडुलस का। और तीसरा बच्चों शियर मॉडुलस, जैसी जैसी तीनों किस्में स्ट्रेस और स्ट्रेन की हैं वैसी ही तीनों किस्में इलास्टिक मॉडुलस की हैं। तो फिर शियर मॉडुलस क्या हुआ? कहता है द रेशियो ऑफ shear stress to shear strain is called shear modulus। जाहिर है तो shear modulus क्या होता है? shear stress over shear strain। उसका भी फार्मूला, ये स्ट्रेस तो तीनों में वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन shear strain अभी पीछे देखी थी, अभी shear strain जो पीछे देखी थी tan थीटा के बराबर थी, तो डेल्टा ए ओवर ए, तो वही है। tan थीटा लिख दिया shear strain को, तो shear stress over shear strain G से ज़ाहिर करते हैं shear modulus को। और एक छोटा सा नोट है एंड पे आपकी नोट्स वाली बुक में, ये भी MCQ वगैरह में कहीं शायद आ जाए, तो इसको shear modulus को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। shear modulus इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लें जी, और इसी तरह से
बल्क मॉडुलस जो है इसका जो रेसिप्रोकल है उसको कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। ये एक इजाफी वैसे बता रहा हूँ, वैसे बुक में तो आपके नहीं है। अगली बात की तरफ आते हैं तो अगला जो हमारा इसी सिलसिले का जो टॉपिक, ये भी अगला हिस्सा बल्कि इस मेन टॉपिक का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड थी उसका उसी का अगला हिस्सा इलास्टिक लिमिट्स एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट्स एस नहीं है ना असल में, आप कहना चाहिए इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें बच्चों क्या बातें हुई हैं, मोटे मोटे पॉइंट बड़ा अच्छा आपकी नोट्स वाली बुक पे ना ये देखें अलग अलग करके, प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक के स्पेलिंग, फिर उसी तरह से ये तो, और उसके बाद इलास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट है, ये अलग अलग हेडिंग्स बने बनाए नोट्स हैं और ये इसी तरह ही चल जाएंगे। प्लास्टिसिटी इसका हम पहले भी कहीं जिक्र कर चुके हैं, ये वही दोबारा अभी तकरीबन बयान होने वाली है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है, ये असल में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है लफ्ज़ ये, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ UTS। ये क्या है अभी बात करते हैं। फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस है और फिर ये दो डेफिनेशन है, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस। ये अच्छे बने हुए हैं नोट्स, तो ये आपके समझिए वो जो मैं जैसे स्केच बनाया करता हूँ जी नोट्स का, ये पॉइंट आएंगे वो बने बनाए आपको यहाँ मिल जाएंगे आपकी नोट्स वाली बुक पे। बात शुरू करते हैं तो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ में सबसे पहली बात जो इसने की है वो ये है कि बच्चों हम जब पहली दफ़ा कोई मेटल हमें मिली या कोई नया एलॉय जानते हैं कई मेटल्स मिलके उनका एलॉय बनता है, तो कोई नया एलॉय आपने कोई बना लिया है, उसको जांचना है, उसको चेक करना है कि कितना वो नरम है या सख्त है, लचकीला है या बड़ा कड़क किस्म का है। तो ये खसूसियात मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो हम उसको मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के थ्रू चेक करते हैं। ये जो पहला पैरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 2 लाइनें इजाफी हो जाएंगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये पहला पैरा टेक्स्ट बुक से कीजिएगा प्लीज़, ज़रा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाज़े हो जाएगा। ये एक तस्वीर भी बनी हुई है अगले पेज पे 141 पेज पे। टॉपिक तो यहाँ पर है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये पूरा मजमून है और बहुत अच्छा है कि आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने उसके हेडिंग्स बना दी, मैंने बताया आपको। लेकिन अगले ही पेज पे ये एक मशीन है, ये बच्चों मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन कहलाती है। इसका जिक्र यहाँ पर कहीं, ये मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन जिस नए मटेरियल को जांचना हो कि वो किस दर्जा लचकीला या गैर लचकदार या सख्त नरम है, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है, मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। ये एक फ्रेम है, चौकटा सा है, ऊपर इसके मूवेबल ये एक इसका लगा हुआ क्लैंप है और ये बहुत बारीक, शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं वीडियो में, ये आप किताब पे देख लीजिए, बारीक सी तार है, उस मटेरियल की तार है। आप बल्कि यूँ समझिए थोड़ी सी मोटी तार है या बारीक रॉड है, बहुत बारीक रॉड है या थोड़ी मोटी सी तार है, ये उस मटेरियल की हम बना लेते हैं जिसको चेक करना है। 2 क्लैंप्स में फंसा दिया और इस हिस्से को ऊपर को यूनिफॉर्म रेट से ऊपर को फैलाते जाते हैं। और ये एक चीज़ साथ लगी हुई है, ये बच्चों ऑटोमेटिक चार्ट रिकॉर्डर है। ये उसी तरह से मिलती जुलती है तकरीबन जैसे CRO की स्क्रीन होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। इसने जस्ट क्या करना है, हमें ऑटोमेटिकली इस टेंसाइल टेस्ट के नतीजे में ऑटोमेटिकली इस चीज़ को यूनिफॉर्म रेट से फैलाते जाना है और इसने अपने स्क्रीन पे ग्राफ खींच देना है। किसका ग्राफ खींचना है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो मैंने भी बात की है। फिर उस ग्राफ को देख के आइडिया हो जाता है कि ये जो मटेरियल हम जिसको हमने नया बनाया या कोई नया मिला तो ये किस किस्म का है। क्या कहता है इंट्रोडक्शन के पैरे में, इसका इंट्रोडक्शन बेशक हेडिंग भी दे सकते हैं आप पहले पैरे की, उसकी जगह पे ये किताब वाला कहता है इन ए टेंसाइल टेस्ट, किसी टेंसाइल टेस्ट में खिंच के जब आपने टेंसाइल टेंशन दे के चीज़ को खींच के देखना है तो ए मेटल वायर इज़ एक्सटेंडेड, उसको फैलाया जाता है एट ए स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट, एक मखसूस शरह से यानी एक ख़ास शरह से उसको लगातार फैलाया जाता है, उसको फोर्स बाहर को लगा के। एंड स्ट्रेसेस जनरेटेड इन द वायर ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय ए सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिटेड इन द मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। ये है वो सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये मशीन कैसे है, क्यों है, किस तरह काम करती है, ये आपकी टेंशन नहीं है, आपके लिए जस्ट वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। अच्छा, बाहर उसकी बात यहाँ अलबत्ता हो रही है कि ये ऑटोमेटिक मशीन अपने स्क्रीन पे चार्ट यानी ग्राफ खींच देती है। फोर्स एलोंगेशन डायग्राम और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये दोनों नाम चलते हैं इसके, इस ग्राफ के। फोर्स एलोंगेशन भी कहते हैं, फोर्स एलोंगेशन का मतलब चेंज इन लेंथ। ये छोटी सी बात मैं बता के फिर अभी बताता हूँ आपको कि ये दोनों तरह ही कह सकते हैं, फोर्स एलोंगेशन ग्राफ भी कह सकते हैं इसको, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कह सकते हैं। इज़ प्लॉटेड ऑटोमेटिकली ऑन XY चार्ट रिकॉर्डर, वो ऑटोमेटिक तौर पर जो रिकॉर्डर है मशीन का, चार्ट रिकॉर्डर जो है या ग्राफ रिकॉर्डर, उस पर ये ग्राफ आ जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का या फोर्स और एलोंगेशन का। ए टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल इज शोन। डक्टाइल मटेरियल होता कौन सा है उसको ज़रा एंड पे जाके हमने यहाँ जाके कहीं
आपकी नोट्स वाली बुक पे भी इधर डिफाइन भी करना है, ये बाद में करते हैं। तो अब इस मटेरियल, कोई भी मटेरियल लिया था, कोई लचकीला सा या डक्टाइल मटेरियल लिया, तो उसकी फिर ये कर्व हासिल हुई, तो उस कर्व का फिर क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या पॉइंट है, यही हमने अब डिस्कस करना है। ले जी, तो इस पहले पैरे की जगह मैं चाहूँगा किताब वाला वो जो टेक्स्ट बुक वाला वो लिख लीजिएगा। तो उसके आगे फिर बढ़ते हैं। जब वो ग्राफ ड्रा हुआ, ये हमने नहीं ड्रा किया, उस मशीन ने खुद ही ड्रा करके हमें दिखा दिया। बताना आपको छोटा सा ये पॉइंट है कि इसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी कह सकते हैं और फोर्स एलोंगेशन ग्राफ भी इसी को कह सकते हैं। वजह बच्चों बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर आपने इधर को ले ली है स्ट्रेन और इधर को ले लिया है स्ट्रेस सिग्मा, तो बच्चों स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और बढ़ने की ऊपर वाली शय बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, या समझिए स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो ऊपर फोर्स बढ़ेगी। और ऐसी स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो खैर जो भी थी चीज़ की कांस्टेंट थी ज़ाहिर है, तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई है, तो जितनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रेन। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से आप इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ भी कह सकते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है चेंज इन लेंथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रेन, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्या लिया, फोर्स। तो इसी ग्राफ को फोर्स एलोंगेशन ग्राफ भी कह सकते हैं, एलोंगेशन चेंज इन लेंथ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ वो जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं जो, वो कुछ इस किस्म का था जी। ले जी, इस किस्म का ग्राफ हमें स्क्रीन पे देखा हमने। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ओ तो खैर ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये बिल्कुल टॉप जो ग्राफ का सबसे ऊंचा, ये जब आप होमवर्क में खुद बनाएंगे डायग्राम को तो याद रखिएगा, इस ग्राफ का जिससे ऊपर कोई और नहीं, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसको सी पॉइंट कहना है, और फिर उसके बाद यहाँ डी पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो पॉइंट सी जो है ये यूटीएस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अभी आपको करेक्शन करवाई थी। और डी पॉइंट जो है ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, तो ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। ये वाला यूटीएस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। डी पॉइंट फ्रैक्चर वाला पॉइंट है। ए पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। ए जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है जी। और जो बी पॉइंट है ये क्या है, बी पॉइंट बच्चों, बी पॉइंट कहलाता है इलास्टिक लिमिट बी कहलाता है, और इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट दोनों इसी के नाम है। अभी हम आपकी किताब से भी इसको देखने लगे हैं, वजाहत करते हैं सबकी। ये जो बच्चों पॉइंट ओ से ए तक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब है कि पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। बात समझिएगा, पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। पॉइंट ए के बाद हल्का सा ये मोड़ आ गया, प्रोपोर्शनल नहीं रहे, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी नहीं रही पॉइंट ए से बी तक जाने में, और बल्कि बाद में भी फिर टेढ़ा होता गया ग्राफ। यानी ए से क्रॉस करके तो हम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ना रही, पॉइंट ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन थी। इसका मतलब है आप ओ से ए तक का जो इलाका है इस ग्राफ का, उसे आप कह सकते हैं, ओ से ए तक के रीजन को, इस ग्राफ के इलाके को आप कह सकते हैं यही हुक्स रीजन है। ये हुक्स लॉ वाला रीजन है इस ग्राफ का। और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाके, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, वो अखीर वाला पॉइंट, हतमी पॉइंट, कि अगर हम इससे और आगे चले जाएंगे, मतलब और स्ट्रेस बढ़ाएंगे, ऊपर को जाएंगे, चीज़ को फैलाना शुरू किया, स्ट्रेस लगाना शुरू किया, उसी तरीके से वो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी मशीन, तो मशीन ने उसके नतीजे में स्ट्रेस कितना ज़्यादा लगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी है, और चेंज इन लेंथ यानी स्ट्रेन कितनी हो रही है, उन दोनों का ग्राफ खींचा। तो स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेन भी बढ़ती गई। ओ पॉइंट तक तो प्रोपोर्शनैलिटी रही, और ए पॉइंट तक तो प्रोपोर्शनैलिटी रही, ओ से ए तक प्रोपोर्शनैलिटी रही। स्ट्रेस और स्ट्रेन की हुक्स लॉ अप्लाई हुआ, क्योंकि हुक्स लॉ यही है कि प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। और उसके बाद फिर प्रोपोर्शनैलिटी ना रही, लेकिन बी पॉइंट करीब ही है, बिल्कुल ए पॉइंट के बिल्कुल करीब ही है, थोड़ा सा आगे है। ये ऐसा पॉइंट है कि देखा ये गया
कि अगरचे प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन की तो पॉइंट ए तक ही रही है, लेकिन बहुत दूर नहीं, करीब ही एक ऐसा पॉइंट बी भी आता है पॉइंट ए से आगे, कि अगर आप पॉइंट बी तक रहें, इससे आगे मजीद ऊपर ना जाएं, स्ट्रेस और ना बढ़ाएं, तो फिर स्ट्रेस हटाने पर बॉडी वापस पहली हालत में आ जाती है। यानी अप्लाइड फोर्स हटाने पर बॉडी पहली हालत को रीगेन कर लेती है। कल वाले लेक्चर में डिफाइन किया था, याद होगा, इलास्टिसिटी, वापस पहली हालत में आ जाना, इस एबिलिटी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है पॉइंट बी तक उस बॉडी में एबिलिटी होती है कि अगर बी पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस ना बढ़ाएं, बी पॉइंट के अंदर अंदर ही बस स्ट्रेस बढ़ाते गए और उससे आगे नहीं गए, तो फिर जो ही स्ट्रेस हटाएंगे ये ग्राफ वापस आ जाएगा, ग्राफ वापस आ जाएगा, यानी वापस चीज़ पहली हालत में आ जाएगी जहाँ से स्टार्ट लिया था, यानी इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी। इसका मतलब है बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, वो हतमी पॉइंट के जिस तक इलास्टिसिटी रहती है उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अभी इसको डिफाइन करते हैं वैसे बाद में, और इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। और वो हतमी पॉइंट कि जिस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार रहती है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस की वो वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यूज़ है ना अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो स्ट्रेस की वो वैल्यू सिग्मा पी पॉइंट ए पर, स्ट्रेस की वो वाली वैल्यू कि जिस वैल्यू तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू, स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू कि जिस वैल्यू तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं, उस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू कि जिस वैल्यू तक अगर स्ट्रेस जो है वो हम बढ़ाते जाएं और उसके बाद हटा दें तो चीज़ वापस पहली हालत में आ जाएगी, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा दिया स्ट्रेस तो फिर जो चीज़ है वो फैल के उधर की उधर ही रह जाएगी। जैसे कि आप किसी स्प्रिंग को फैलाते गए, फैलाया तो फैल गया, छोड़ा तो फिर वापस आ गया, फिर और फैलाया तो फैल गया, छोड़ा तो फिर वापस आ गया, और फैलाया तो फैल गया, छोड़ा तो फिर वापस आ गया। लेकिन एक स्टेज आपको पता है वो आती है कि आपने स्प्रिंग को इतना फैला दिया था, इतना फैला दिया कि वो फिर मज़ीद वापस दोबारा नहीं आया, उसके बल सीधे हो गए। वो जो स्प्रिंग के बल थे, स्प्रिंग के बल जो थे वो यूं हो गए सीधे, तो अब जहाँ छोड़ेंगे वहीं का वहीं रह जाएगा। ये जो है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, पहले भी हम जानते हैं। तो पॉइंट बी से भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देंगे तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी, यकदम तेज़ी से ग्राफ किधर को मुड़ना शुरू हो गया, इधर को बच्चों, स्ट्रेन एक्सिस की तरफ को, यानी चेंज इन लेंथ तेज़ी से होने लगी, क्योंकि स्ट्रेन हमें पता है क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बहुत तेज़ी से होने लगी, ग्राफ इधर को झुक गया। स्ट्रेस इतना ज़्यादा अब तेज़ी से नहीं भी बढ़ रहा, फिर भी स्ट्रेन बड़ी तेज़ी से हो रही है, यानी चीज़ अब बस बहुत तेज़ी से फैलने लगी है, अब कमज़ोर सी होने लगी है चीज़, टूटने की तरफ जा रही है चीज़। लेकिन पॉइंट सी इस दौरान एक ऐसा आता है कि जिस पे मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस है, इससे ऊपर ग्राफ का कोई और पॉइंट नहीं है। तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यूटीएस। इसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, नॉमिनल बराए नाम स्ट्रेंथ, कि बस अब थोड़ा सा और मज़ीद हम इसी काम को चलाते चले गए, स्ट्रेस अप्लाई करते ही रहे, तो कि अब टूटना ही है इसने पॉइंट सी क्रॉस करने के बाद। नॉमिनल का मतलब बराए नाम, बस बराए नाम स्ट्रेंथ रह गई है चीज़ ने, बस अब टूटना ही है थोड़ा और आगे जाके। अल्टीमेट हतमी टेंसाइल, खिंचाव वाली स्ट्रेंथ, हतमी खिंचाव वाली स्ट्रेंथ, के इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग नहीं होती चीज़। ये मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस है, मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, यूटीएस की डेफिनेशन, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर। एंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना, या विद स्टैंड, एंड्योर कह दें या विद स्टैंड कह दें या बियर कह दें, बर्दाश्त करना। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो कोई मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, उसे बच्चों कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या नॉमिनल स्ट्रेंथ उस मटेरियल की। और वंस एक दफ़ा ये पॉइंट क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कहीं भी आगे जाके ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी पॉइंट डी जो है यहाँ भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, कोई यहाँ ही टूट जाएगा, कोई यहाँ, तो फिर इतना खिंच जाएगा कि फिर वो टूट जाएगा। अब ग्राफ उल्टा नीचे को आ रहा है, जिसका मतलब है कि अब एंड पे बस चीज़ टूटने ही वाली है। अब उल्टा स्ट्रेस बजाय बढ़ने के पहले से कुछ कम भी हो रहा है, फिर भी लेंथ बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, ये बिल्कुल एंड पे चीज़ पहुँच गई है, टूटने ही वाली है। तो यहाँ डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल या थोड़ा और दूर जाके अब फ्रैक्चर हो जाना है। फ्रैक्चर का मतलब टूटना। तो उस स्ट्रेस की उस वैल्यू को पॉइंट डी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इधर से यहाँ मिला के देखेंगे कितनी वैल्यू है, सिग्मा एफ कहेंगे उसको, और सी पॉइंट पर स्ट्रेस को सिग्मा एम कहेंगे, एम फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस जो मटेरियल कोई बर्दाश्त कर सकता है उसको यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या नॉमिनल स्ट्रेंथ कहते हैं। और सिग्मा एफ जो है ये मैंने बताया फ्रैक्चर स्ट्रेस है।
यहाँ जाके चीज़ टूट जानी होती है। तो ये सारी मैंने वजाहत भी कर दी, अब ऊपर से रीडिंग भी करने लगा हूँ। लेकिन आखिरी बात ये छोटी सी कि फ्रैक्चर होने के लिहाज से चीज़ों को सॉलिड्स को दो ग्रुपों में बांटा जाता है। एक बच्चों होते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं ब्रिटल। डक्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के तहत जाते हैं। पॉइंट बी क्रॉस करने के बाद सारा रीजन प्लास्टिक रीजन ही है। किताब वाले ने तो वैसे बताया बी से सी तक है प्लास्टिक रीजन, लेकिन मैं कहता हूँ बी से आगे सारा ही प्लास्टिक है, बी से एंड तक सारा प्लास्टिक रीजन ही है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि दोबारा पहली हालत में नहीं आना। बस बी पॉइंट ऐसा है कि इसके अंदर अगर रहेंगे, इससे मजीद स्ट्रेस आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चीज़ वापस पहली हालत में आ जाएगी। बी पॉइंट क्रॉस कर दिया तो या तो जहाँ फैल गई है फैल के उधर की उधर ही रह जाएगी, या फिर फैलते फैलते टूट जाएगी, या तो उधर की उधर ही रह जाएगी फैल के, या फिर फैलते फैलते टूट जाएगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ प्लास्टिक रीजन की ही कहलाती हैं। तो इससे आगे प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिसिटी का इलाका है। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के तहत जाते हैं, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को एंजॉय करते हैं अनटिल दे ब्रेक, टूटने से पहले पहले इस रीजन को भी एंजॉय करते हैं, उन्हें कहते हैं डक्टाइल। जैसे कि लेड है, कॉपर है, और एक और लिखा हुआ है आपकी किताब पे रॉट आयरन, लोहे की किस्म है, ख़ास लचकीली सी किस्म होती है जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी जाती है टूटने से पहले, ये किस्म है। ऐसे ही लेड है और कॉपर है, ये डक्टाइल सॉलिड्स हैं। ब्रिटल कौन से होते हैं? ब्रिटल जिसको मैं उर्दू में कहा करता हूँ फूटक, टूट जाने वाले, जो इजीली टूट जाएं, ये कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलास्टिक लिमिट आते ही टूट जाएं उन्हें कहते हैं ब्रिटल। जो इलास्टिक लिमिट आते ही टूट जाएं उन्हें कहते हैं ब्रिटल। प्लास्टिक रीजन में जाते ही नहीं, प्लास्टिक रीजन में उस तरफ जाते नहीं, यहाँ इसके फ़ौरन बाद टूट जाए उनको ब्रिटल कहते हैं। मसलन बहुत मशहूर मिसाल ग्लास है, शीशा है, फूटक होता है, जल्दी से टूट जाता है। या एक चीज़ है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये तकरीबन वो लोहा होता है जिसके जो आपके गैस वाले चूल्हे होते हैं उनके बर्नर तकरीबन इससे मिलते जुलते मटेरियल के बनते हैं, हाई कार्बन स्टील के। ये बड़ा फूटक किस्म का लोहा होता है, अनलाइक रॉट आयरन उसके ऑपोजिट होता है ये। तो ये जल्दी टूट जाता है तो इसको ब्रिटल कहते हैं। लो जी, ये टॉपिक बच्चों आपका फिनिश हुआ, लेकिन मैं एज़ यूजुअल जल्दी से, लेक्चर तो यहाँ काफ़ी हो गया लेकिन मैं जल्दी से इसकी मैं ये प्रोपोर्शनल लिमिट से आपके लिए, ताकि आसानी हो जाए आपको। जो बेशक रीडिंग नहीं सुनना चाहते खुद कर सकते हैं, तो बेशक मेरा यहाँ से लेक्चर बंद कर दें, आपकी मर्ज़ी है जी। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या जी कहता है? इनिशियली स्ट्रेस इंक्रीजेज लीनियरली विद स्ट्रेन टिल इट रीचेज एट ए ऑन द कर्व, हत्ता कि पॉइंट ए पर चले गए कर्व पे, लीनियरली स्ट्रेस बड़ा स्ट्रेन के साथ साथ। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, सिग्मा पी। इट कैन बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है जी, ज़बानी आनी चाहिए आपको, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी लूज़ किए बगैर जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई मटेरियल सहार सकता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, वो पॉइंट ए पर होती है। और हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल, या कहिए कि विद इन इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर का वो इलाका जब तक स्ट्रेट लाइन थी, पॉइंट बी के नीचे का अंदर का वो इलाका जब तक स्ट्रेट लाइन रही, उसको कहते हैं हुक्स रीजन। तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट या विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द रीजन ओ ए। तो ओ से ए तक हुक्स लॉ अप्लाई होता है। और इलास्टिक लिमिट है पॉइंट बी, फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट नेवरदलेस if the load is removed at any point between O and B के दरमियान कहीं भी लोड हटा दें, स्ट्रेस हटा दें, तो क्या होगा? द कर्व विल बी रीट्रेस्ड एंड मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। पीछे रिवाइंड करके वापस मेरा लेक्चर देख सकते हैं, यही बात मैंने बताई थी कि अगर आप बी से पहले हटा देंगे स्ट्रेस तो वापस ये ग्राफ पीछे को आ जाता है, वापस बॉडी पहली हालत में आ जाती है। इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। ओ से बी तक मटेरियल कहलाता है इलास्टिक मटेरियल, ओ से बी तक इलास्टिक है मटेरियल। द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट बी कहते हैं, यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, और यील्ड पॉइंट के लिहाज से इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं, नीचे लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट सिग्मा ई,
इलास्टिक लिमिट, और यील्ड पॉइंट बी, इसी को इलास्टिक लिमिट को ही यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर वो पॉइंट बियॉन्ड विच, जिससे आगे जाएंगे द परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स, मुस्तकिल डिफॉर्मेशन हो जाती है इन दी मटेरियल बाय इंक्रीजिंग दी स्ट्रेस। तो वो पॉइंट जिससे और आगे बढ़ाएं स्ट्रेस को तो मुस्तकिल परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी प्लास्टिक रीजन में हम चले जाते हैं, उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट भी कहलाता है, यील्ड पॉइंट भी कहलाता है। ऐसे ही प्लास्टिसिटी, ये क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने सारा समझा दिया था पहले भी और अब भी। इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस, या यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा चलें या इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा जाएं ऑफ द मटेरियल, तो फिर द स्पेसिमन बिकम्स, वो जो चीज़ जिसको आप खींच रहे थे, बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड, वो परमानेंट उधर का उधर ही रह जाएगा, फिर मजीद वापस नहीं आएगा। एंड डज नॉट रीच ओरिजिनल शेप और डायमेंशंस, ओरिजिनल शेप या साइज़ नहीं या ले सकेगा आफ्टर दी स्ट्रेस इज रिमूव्ड, हालांकि स्ट्रेस रिमूव भी कर दिया फिर भी वो वापस पहली हालत में नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ये क्या बात हो रही है। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई द पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम बी टू सी। मैं कहूँगा बी से आगे सारा ही प्लास्टिक रीजन ही है, बी से आगे सारा ही प्लास्टिक रीजन है, क्योंकि बी से आगे क्रॉस करके तो वापस पहली हालत में नहीं आएगा। ये बार किताब के लफ्ज़ों में उसने बी टू सी कहा है, मैं कहूँगा बियॉन्ड बी प्लास्टिक रीजन ही है। अगली बात, UTS, ये लफ्ज़ गलत लिखा था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है, किताबों में अमूमन स्ट्रेस ही मिलता है, वैसे ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आपकी टेक्स्ट बुक पे सही लिखा हुआ है UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या सिग्मा M। इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड या एंड्योर एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये बातें अभी सारी की हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट C ऑन द ग्राफ। और फ्रैक्चर स्ट्रेस बच्चों क्या होता है, सिग्मा F। वंस पॉइंट C कॉरस्पॉन्डिंग टू UTS इज क्रॉस्ड, एक दफ़ा पॉइंट C जिसका ताल्लुक UTS से है वो अगर क्रॉस हो गया, पॉइंट C क्रॉस हो गया, तो बस अब किसी भी लम्हे समझिए टूटने वाली है बॉडी। तो वंस पॉइंट C कॉरस्पॉन्डिंग टू UTS जिसका ताल्लुक UTS है इज क्रॉस्ड, द मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट D कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस के लिहाज से वो बॉडी टूट जाती है, C पॉइंट से क्रॉस हो गए तो बस फिर किसी भी लम्हे बॉडी टूट जाती है, हम कहते हैं ये फ्रैक्चर स्ट्रेस हो गया। और फ्रैक्चर स्ट्रेस के लिहाज से बॉडीज़ को, सब्सटेंसेस को दो टाइप्स में बांटा जाता है, डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल। अभी डिफाइन किया था, सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, जो टूटने से पहले B पॉइंट से आगे भी जाते हैं ग्राफ में, आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस, जैसे कि लेड है, कॉपर है वगैरह। और ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, वो सब्सटेंस जो इलास्टिक लिमिट आते ही टूट जाए, अभी बताया था, आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस, जैसे कि शीशा है, ग्लास, हाई कार्बन स्टील वगैरह। और यहाँ भी मैंने वो लफ्ज़ लिखा था, लेड और कॉपर के अलावा रॉट आयरन भी है। लेकिन जी बच्चों, जी आपकी दोहराई भी हो गई। थैंक यू वेरी मच।